हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज कुमार बंसल फ्रॉम केमिस्ट्री वाले सर। एक वन शॉट ब्लास्ट आप देख चुके हैं। उससे पहले मोल कॉन्सेप्ट का आया था। एक्सट्रीमली आप लोगों का जो प्यार है वो आप इस चैनल को दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आप इसका बेनिफिट भी उठा ही रहे होंगे। तो अब जो मेरा टारगेट है वो 12th क्लास का टॉपिक है आपके पास सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे इस वन शॉट के अंदर। और जो भी आपके सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। 12th क्लास का जो सैंपल पेपर है वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथमेटिक्स का केमिस्ट्री वाले सर ऐप पर पड़ा हुआ है। 20, 25, 30 रुपए देकर आप उसको परचेस कर सकते हैं। वैलिडिटी आपके एग्जाम्स तक ही रहेगी उसकी, उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मटेरियल बहुत अच्छा मटेरियल है। रिवाइज करें और केमिस्ट्री वाले सर ऐप को डाउनलोड करें और करवाएं, जिसका कि बेनिफिट आपको भी हो और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हो। तो सॉल्यूशन चैप्टर का वन शॉट हम स्टार्ट करते हैं एक सिंगल वीडियो में। इस सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। 12th क्लास का चैप्टर है। फिर हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर रह जाएगा जिसका नाम होगा केमिकल काइनेटिक्स। और सरफेस का जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है बस उतना ही हम डिस्कस करेंगे। लो जी, सॉल्यूशन देखो ये कह रहा है कि हम नॉर्मल लाइफ में हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि हम प्योर सबस्टांसेस के टच में आते हैं। सुबह से शाम तक जब आप सुबह उठते हैं, टूथपेस्ट से लेकर चाय पीने से लेकर या दूध पीने से या कॉफी पीने से लेकर आगे जितना भी आपका प्रोसेस दिन भर चलता रहता है, आप ब्रीदिंग भी कर रहे हैं तो आप प्योर सबस्टांसेस को इंटेक नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ CO2 और कुछ पॉल्यूटेंट गैसें मिक्स हैं। तो रूटीन लाइफ में आप प्योर सबस्टांसेस के टच में नहीं आ रहे। रेयरली कम अक्रॉस द प्योर सबस्टांसेस। इनमें से मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर कंटेनिंग 2 और मोर प्योर सबस्टांसेस। तो यहां एक डेफिनेशन आपके दिमाग में सॉल्यूशन की सेट होनी चाहिए। सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस की एक डेफिनेशन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ द, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ द, कुल मिलाकर सॉल्यूशन हुआ क्या, एक मिक्सचर हुआ। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, 2 और मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर हुआ वो आपने सॉल्यूशन नाम उसको दे दिया है। मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर्स containing 2 or more pure substances. For example, अगर आप बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं अबाउट द मिक्सचर के एग्जाम्पल के बारे में, तो मिक्सचर के एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे कि सुबह आपने चाय पी, जैसे कि सुबह आपने चाय पी, जो चाय है उसके अंदर आपने मिल्क मिक्स किया हुआ है, उसके अंदर आपने टी लीव्स मिक्स की हुई हैं, ठीक है ना जी, उसके अंदर आपने टी लीव्स मिक्स की हुई हैं, उसके अंदर आपने पानी मिक्स किया हुआ है। अगर आप चाय नहीं ले रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तो सेम मिल्क होगा, टी लीव्स की जगह पर कॉफी बीन्स होंगे, ठीक है जी, और पानी होगा। तो इस सब चीजों का मिक्सचर बनाने से हमारे पास इन सब चीजों को नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस को मिक्स करने से जो एक होमोजेनस, होमोजेनस का मतलब कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, उसको हम लोगों ने सॉल्यूशन बोलना शुरू कर दिया है। देयर यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस इन द लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कॉम्पोजिशन। बात भी ठीक है। इनकी हमारी लाइफ में यूटिलिटी क्या है वो डिपेंड करेगा उसके कॉम्पोजिशन में। उसकी यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कॉम्पोजिशन। देखो इस बात से ना एक बात मुझे याद आती है, केमिस्ट्री रिएक्शन चैप्टर हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन अगर मैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को कंपैरिजन करूं तो हमारी लाइफ में यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस वर्ड समझ में आ जाएंगे। जैसे कि मैं 0.1% फिनोल यूज करता हूं तो वो 0.1%, तो कंपोजिशन में 0.1% फिनोल हुआ,
तो वो एक एंटीसेप्टिक का रोल करेगा। लेकिन जैसे ही मैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1% पर लेकर आऊंगा तो वही चीज डिसइंफेक्टेंट बन जाएगी। तो देयर यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कॉम्पोजिशन। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास, सीयू, कॉपर और जिंक का मिक्सचर, कॉपर और जिंक का मिक्सचर क्या बन गया जी? ब्रास, पीतल बोलते हो जिसको आप लोग। एंड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज जर्मन सिल्वर। ये कॉपर जिंक और निकल का मिक्सचर है। ध्यान से सुनिएगा, जो जर्मन सिल्वर है उसमें सिल्वर की क्वांटिटी 0 है। अब आप कहेंगे सर मेटलर्जी चैप्टर में सिलेबस में था नहीं और पेपर में जर्मन सिल्वर पूछ लिया, तो सॉल्यूशन चैप्टर की शुरुआत ही जर्मन सिल्वर से हो रही है जिसके अंदर सिल्वर का परसेंटेज 0 है। देखो कॉपर भी यहाँ है, कॉपर भी है, जिंक यहाँ है, जिंक यहाँ है, 29-30 दोनों जगह है, लेकिन यहाँ 28-29-30 है। तो जब जर्मन सिल्वर की बात करोगे 28-29-30 है और वहां 29-30 है, 29 एटॉमिक नंबर, 30 एटॉमिक नंबर। तो इनकी यूटिलिटी, घर में पीतल के बर्तन रखोगे, ब्रास के यूटेंसिल्स रखोगे, उधर जर्मन सिल्वर के डिफरेंट टाइप के स्टैच्यूज जो दिखने में सिल्वर जैसे होंगे, एक्चुअल सिल्वर नहीं होगा, उसकी अपीयरेंस सिल्वर जैसी होगी। तो लाइन बड़ी अच्छी थी, यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस इन लाइफ उनके कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करती है। जबकि यहां अगर हम बात करेंगे ब्रोंज की, ब्रोंज मेडल सुना होगा आपने, किसी गेम में विनर रहने पर सबसे पहले गोल्ड मिलता है, देन उसके बाद सिल्वर मिलता है, एंड देन आपके पास क्या मिलता है? वहां ब्रोंज। ठीक है जी। तो मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर 29 नंबर है, टिन आपके पास 50 नंबर पे आ रहा है। चलो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्या है? 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट टूथ डिके। अगर हमारे दांतों में कहीं दिक्कत है तो 1 ppm, ppm कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की वेरी स्मॉल यूनिट है, वेरी स्मॉल यूनिट टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। अगर इस 1 ppm को, ये किससे बचा रहा है? हमें हमारे दांतों के डिके से बचा रहा है, हमारे दांतों के डिसइंटीग्रेशन से बचा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 1.5 ppm कर दूं, अगर मैं इसको 1.5 ppm कर दूं तो टूथ बिकम्स मोटल्ड एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस कैन बी पॉइजनस। फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन द रेड पॉइजन। तो अगर आप यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो 1.5 ppm क्या काम आ रहा है जी? ये हमारे दांतों को खराब कर देगा, हमारे टीथ क्या हो जाएंगे? मोटल्ड एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन, हमारे दांतों को खराब कर देगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन 1 ppm बचा रहा है। और अगर इससे भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन फ्लोराइड की, जैसे कि हाई वैल्यू फ्लोराइड, तो फिर ये चूहों को मारने का जहर बन गया है, चूहों को मारने का जहर बन गया है, रेड पॉइजनिंग। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्डिंग फिर मैं आपको बता दूं, यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस इन लाइफ डिपेंड ऑन देयर कॉम्पोजिशन। कॉपर जिंक ब्रास है, कॉपर जिंक के साथ में अगर 28 नंबर का निकल आ गया तो वो जर्मन सिल्वर है। और उसके बाद ब्रोंज की आपको कॉम्पोजिशन में मैंने बताया कि 50 नंबर के साथ आपने 29 50 नंबर के साथ 29 मिक्स किया हुआ है। फिर उसने 1 ppm फ्लोराइड बताया, 1.5 ppm टूथ डिके से लेकर हम ये टूथ डिके को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। जबकि 1.5 मोटल्ड करता है हमारे किसको? दांतों को। जबकि अगर मैं हाई फ्लोराइड ले लूं तो रेड पॉइजन में सोडियम फ्लोराइड यूज हो ही रहा है। ऐसे इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज डिसॉल्व इन वाटर containing salts at a particular ionic concentration that match with the blood plasma and concentration and so on। अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा फोकस करके चैप्टर में आगे बढ़ूंगा तो आपको कहीं ना कहीं 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का हमें इंजेक्शन दिया जाएगा, तो वहां हम जान सकते हैं कि सोडियम फ्लोराइड से लेकर आगे बढ़े इंट्रावीनस इंजेक्शन आर ऑलवेज डिसॉल्व इन वाटर कंटेनिंग सोल्ट। तो सोल्ट कौन सा? जैसे NaCl का एग्जांपल आया। तो यूटिलिटी इंपॉर्टेंस उनके कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करेगी। ठीक होगी बात। इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले? मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा जो टाइप है। सॉल्यूशन के हमारे पास 9 टाइप है, सॉल्यूशंस के हमारे पास 9 टाइप्स है।
उन 9 टाइप्स में से जो मोस्ट कॉमन है, जिसको देखकर हमें लगता है कि हम लिटरली सॉल्यूशन चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, जो मोस्ट कॉमन है वो लिक्विड में सॉलिड की मिक्सिंग, लिक्विड में गैस की मिक्सिंग, लिक्विड में लिक्विड की मिक्सिंग। तो इस टाइप के सॉल्यूशन ही हमारे टच में रहने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है जी, वी विल कंसिडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशंस एंड देयर फॉर्मेशन। दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, लाइक वेपर प्रेशर पढ़ेंगे हम लोग, कोलिगिटी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। वी विल बिगिन विद द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, मैंने आपको बताया 9 टाइप के सॉल्यूशंस है, एंड देन वेरियस ऑल्टरनेटिव इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो कुल मिलाकर हमारा जो टारगेट बनेगा इस चैप्टर में, जो इस चैप्टर में हमारा टारगेट बनेगा, पहले हम सॉल्यूशंस को क्या करेंगे जी, क्लासिफाई करेंगे। सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट एट ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। फिर क्लासिफाई करने के बाद उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे फोकस करेंगे कि मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है। फिर उनके क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेरा वीडियो देखा तो वहां मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। तो इस वन शॉट में जो कि एनसीईआरटी से बना रहे हैं हम लोग, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात शुरू हो गई है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन का डिस्कशन स्टार्ट हो गया। तो यहां कोई भी कंफ्यूजन होगा मेरे से इमीडिएटली आपने डिस्कस करना है, इमीडिएटली डिस्कस करना है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमारा पहला फोकस है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन शुरू करें भाई इसको हम लोग। सॉल्यूशंस आर होमोजेनस, तो कुछ हेट्रोजेनस भी होता है, हाँ, जो चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं रहा, जिसको आप क्या बोलते हो, कोलोइड। तो सॉल्यूशंस की पहली खासियत क्या हुई, जो आपके पास सॉल्यूशंस हैं वो नेचर वाइज कैसे हैं जी, होमोजेनस है। ठीक होगी बात। होमोजेनस, यूनिफॉर्म द थ्रू आउट। सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर of two or more than two components, two or more than two component, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलो, by homogeneous mixture we mean, homogeneous का literal मतलब क्या है, composition, we mean that its composition and properties are uniform throughout। कहीं से भी उसको टेस्ट किया जाए, कहीं से भी सॉल्यूशन का सैंपल लेकर, कहीं से भी सॉल्यूशन का सैंपल लेकर उसको टेस्ट किया जाए या टेस्ट किया जाए, दोनों तरफ से वो हमें सेम जैसा दिखेगा। मान लीजिए पानी में नमक घोल ले आप, और उस नमक को 10 नमक के सॉल्यूशन को 10 हिस्सों में बांट ले, तो हर पार्ट का जो टेस्ट है या लेबोरेटरी का जो उसका टेस्टिंग होगी वो हमें सेम रिजल्ट देगी। यूनिफॉर्म थ्रू आउट का मतलब हो गया होमोजेनस, और सॉल्यूशन शुड बी नॉन रिएक्टिव, जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द। अब यहां हमसे वो बात करेगा, तो मैंने क्या कहा, होमोजेनस मिक्सचर है किसका, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का। और अब जो सॉल्यूशन है उसमें एक पार्ट होएगा सोल्यूट का, दूसरा पार्ट बच्चे होएगा सोलवेंट का। जो सोल्यूट है जनरली क्वांटिटी में लेस होता है, और जो सोलवेंट है जनरली क्वांटिटी में हाई क्वांटिटी में होएगा। जनरली जो आपके पास सोलवेंट है वो क्वांटिटी में हाई होएगा। जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सोलवेंट। सोलवेंट डिटरमाइंस द, बहुत अच्छी लाइन है ये भी, कि सोलवेंट का एक हम क्लासिफिकेशन या इसकी एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, which determines the final physical state of solution, which determines final physical state of the solution। मान लीजिए नमक को आपने पानी में डाला, मान लीजिए नमक को आपने पानी में डाला, तो पानी यहां सोलवेंट है, उसकी फाइनल फिजिकल स्टेट क्या रहेगी आपके पास, लिक्विड रहेगी। ठीक होगी बात। तो हमारे पास दो बातें आ गई हैं, सॉल्यूशन इज मेड बाय सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट जो क्वांटिटी में कम हो, सोलवेंट जो क्वांटिटी में ज्यादा हो। सोलवेंट जो फाइनल फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन डिसाइड करता हो। जनरली
The component that is present in the largest quantity is known as solvent. Solvent determines the physical state in which solution exists. तो solution की final physical state, मान लीजिए आपने गैस गैस मिक्स कर दी, तो गैस जो ज्यादा थी वो फाइनल फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन को डिसाइड करेगी. वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. अब एक और क्लासिफिकेशन हमारे दिमाग में आएगा. वो क्लासिफिकेशन क्या है? हमने नंबर ऑफ कंपोनेंट के बिहाफ पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बिहाफ पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बिहाफ पे फर्दर क्लासिफाई कर दिया. अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके पास 2 हो तो ऐसे सॉल्यूशन को आपने बाइनरी बोल दिया. जैसे कि पानी में आपने नमक मिक्स कर रखा है, सोल्टी वाटर हो गया, सलाइन वाटर हो गया. कुछ ऐसे होंगे जहां क्वांटिटी ऑफ द कंपोनेंट्स 3 होएगी. जैसे पानी में आपने नमक मिक्स किया हुआ है, नमक के साथ आपने चीनी मिक्स की हुई है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो भी आप मिक्स करना चाहेंगे, इसको टर्नरी बोल देंगे. ये लिखा हुआ है. Other than solvent are cold. One or more component present in the solution other than solvent are cold. Solute. Clear? और इसी बिहाफ पे हमने बाइनरी सॉल्यूशंस को हमारे सिलेबस में पढ़ना है, जिसके अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 हो, कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंपोनेंट. हियर ईच कंपोनेंट में बी सॉलिड, लिक्विड, गैस. जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि मेरे पास अगर सॉल्यूशन का सिर्फ और सिर्फ आप लिक्विड सॉल्यूशन टाइप पढ़ने जा रहे हो तो मेरे पास जो सोलवेंट है वो परमानेंटली मैंने लिक्विड कर दिया जी. अब इसमें जो सोल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, जो सोल्यूट है वो लिक्विड भी हो सकता है, जो सोल्यूट है वो गैस भी हो सकता है. ठीक है जी. तो लिक्विड सॉल्यूशन की कहानी है हमारे पास. हियर each component may be solid, liquid or gaseous state and summarized in table 1.1. इस टेबल में आप देखेंगे सारी बातों का समरी. गैसियस सॉल्यूशन, गैस गैस गैस, लिक्विड सॉल्यूशंस, फाइनल फिजिकल स्टेट लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशंस, फाइनल फिजिकल स्टेट सॉलिड सॉलिड सॉलिड. यहां मेरे पास GLS, 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 GLS. ठीक होगी बात. कई बार मैं बच्चों को इसको समझाने के लिए बोल देता हूं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसमें SLG, SLG, SLG. ठीक है जी. तो वही यहां हमारे पास एग्जांपल्स में आएगा. अब एग्जांपल्स में जब एंट्री मारोगे गैस इन गैस, जो हमारे आसपास सुबह उठोगे, बाहर जाओ तो आपको गैस इन गैस, इनहेल एक्सहेल करो, अनुलोम विलोम करो, योगा करो, तो आपके पास पहला एग्जांपल आ गया. उसके बाद लिक्विड इन गैस, उसके लिए लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, या फिर सर्दियां चल रही हैं, जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो कहीं ना कहीं एयर में, क्लोरोफॉर्म तो लिक्विड हो गया, नाइट्रोजन गैस में. इसकी जगह मैंने कौन सा एग्जांपल दे दिया? वाटर वेपर्स इन एयर. सॉलिड इन गैस, कार्बन पार्टिकल्स इन द एयर. कैंपर इन नाइट्रोजन. ठीक है, कैंपर हमारे पास सॉलिड. कभी कैंपर को बर्न करवाइएगा. इस कैंपर के जो पार्टिकल्स है बर्न होने के बाद एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे, तो वो नाइट्रोजन गैस में होंगे. तो एग्जांपल क्या होगा? सॉलिड इन गैस. अब गैस कम हो, लिक्विड ज्यादा हो. ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी आप पी रहे हो बाय डिफॉल्ट उसमें लिक्विड में गैस मिक्स्ड है, लिक्विड प्लस लिक्विड. इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर सबसे बढ़िया एग्जांपल है. सॉलिड इन लिक्विड. और वैसे भी मैं आपको बोलता हूं कि सबसे बेस्ट वाला जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है लिक्विड सॉल्यूशंस. नमक पानी में घोल दो, ग्लूकोज पानी में घोल दो. ठीक होगी बात. नाउ सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर गैस सॉलिड में मिक्स हो, गैस कम हो, सॉलिड ज्यादा हो, हाइड्रोजन और पैलेडियम. जब आप मेरे साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको पीटीपीडी निकल से ट्रिपल डबल सिंगल का हाइड्रोजनेशन सिखाऊंगा. तो प्लेटिनम की सरफेस पर हाइड्रोजन
क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा। अब लिक्विड प्लस सॉलिड, अमलगम, अमलगम का सीधा मतलब ही मरकरी है, और मरकरी विद सोडियम जिसको आप NaHG बोलते हो, लिक्विड यहां मेरे पास कम है, वो कौन है, मरकरी। सॉलिड मेरे पास ज्यादा है, वो कौन है, सोडियम। सोडियम अमलगम बन गया। सॉलिड कम है, सॉलिड ज्यादा है, ऐसे हमारे पास कौन बन सकते हैं, सॉलिड इन सॉलिड। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, या फिर जो अलॉयज है, पहला पेज हमने पढ़ा था कॉपर जिंक का, कौन था, ब्रास, फिर जर्मन सिल्वर 28, 29, 30, फिर ब्रोंज हुआ, ठीक है ना जी। तो ये तीनों चारों एग्जांपल हम सॉलिड इन सॉलिड में रख सकते हैं। सारे हमारे पास बाइनरी मिक्सचर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास बाइनरी मिक्सचर्स हैं, ठीक है जी। अब क्या करना है आप लोगों ने, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे फोकस करना है। जब आप पानी पी रहे हैं तो ऐसा थोड़ी आप डिस्टिल्ड वाटर पी रहे हैं, उस पानी के अंदर कुछ सोल्ट्स मिक्स हैं, तो वो सोल्ट ज्यादा है तो आप कहेंगे ये सॉल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर वो सोल्ट्स कम है तो आप बोलेंगे ये सॉल्यूशन, पानी का जो आपके पास सैंपल है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो हमारे पास है क्या, कॉम्पोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय कॉम्पोजिशन। किसी भी सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन डिस्क्राइब करने का तरीका क्या है, क्लियर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन। कॉम्पोजिशन को डिस्क्राइब करने का तरीका कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप कॉम्पोजिशन डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसका मेथड है आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंशन करें कि इसमें सोल्यूट इतना घुला हुआ है। द लेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, एक्सप्रेस्ड ईदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। तो हमारा टारगेट होगा कि हम क्वालिटेटिवली ना पढ़कर क्वांटिटेटिवली पढ़ें। क्वालिटेटिव ये ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन है, ये कम गाढ़ा सॉल्यूशन है, और एक होता है एग्जैक्ट आप क्वांटिटी बताएंगे, एग्जैक्ट आप क्वांटिटी बताएंगे, तो इसमें उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, इसमें एग्जैक्ट अमाउंट बताओगे। फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, जैसा मैंने भी बोला था, गाढ़ा है, पतला सॉल्यूशन है, रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, और इट इज कॉन्सेंट्रेट, ये गाढ़ा सॉल्यूशन है, दैट इज रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी। बट इससे कुछ पता चलता नहीं है, बट इन द रियल लाइफ दीज काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शंस कैन ऐड टू लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड दस द नीड फॉर अ क्वांटिटेटिव। मान लो किसी को ज्यादा थिकी कुछ सॉल्यूशन पीना पसंद है, लेकिन किसी को वही फ्लेवर कम कॉन्सेंट्रेशन में, कम थिकनेस में पसंद है, तो दोनों के पर्सपेक्टिव एक ही सॉल्यूशन को लेकर अलग अलग हो जाएंगे। तो उन पर्सपेक्टिव्स को हम साइंटिफिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो फिर हमें एक साइड आना ही पड़ेगा जिसको बोलते हो क्वांटिटेटिव। हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो दोनों के लिए बराबर होगी, चाहे वो सॉल्यूशन को गाढ़ा पिए या फिर थिकी की जगह थिन करके पिए, हमें उससे कंसर्न नहीं होगा। हमारा कंसर्न एक बात से होगा कि आप 1 m 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूट पी रहे हो। देयर आर सेवरल वेज बाय व्हिच कैन डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रेशन क्वांटिटेटिवली। तो हमारा फोकस क्वालिटेटिव पे नहीं है, हमारा फोकस क्वालिटेटिवली नहीं है, क्वांटिटेटिवली है। तो पहले क्या हुआ, मास परसेंटेज। परसेंटेज टर्म सुनने के बाद आपके दिमाग में 100 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में 100 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। वेट बाय वेट द मास परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन। मान लीजिए आपने पेपर में 40 नंबर लिए और टोटल पेपर था आपके पास 50 नंबर का, तो टीचर कहेगा भाई आपकी परसेंटेज क्या है, आप बोलेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स और डिवाइडेड बाय जो टोटल था, तो आपके 80% मार्क्स आ गए। तो हुआ क्या, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, टोटल में से आपके 40 नंबर आए, टोटल मार्क्स कितना था, 50 के मार्क्स थे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 80% आपके मार्क्स है। 80%
वो सॉल्यूशन होने वाला है। मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, नाउ इनटू 100 करने से मास परसेंटेज निकल आएगी। एग्जांपल है अपने पास, इसको ध्यान से देखना और सुनना। इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10%, मैं बच्चों को कई बार बोलता हूं जब आप ये परसेंट लिखा देखें तो इसका मतलब साफ साफ कौन होता है? सॉल्यूशन। इसका मतलब साफ साफ क्या होता है? सॉल्यूशन। कितना? इन द 100 क्वांटिटी। अगर ये W बाय W है तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन इन द 100 ग्राम क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन 10% ग्लूकोज है इन वाटर, तो इसका मतलब निकला 10 ग्राम आपके पास ग्लूकोज है, 10 ग्राम आपके पास ग्लूकोज है और 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, और कुल मिलाकर 90 ग्राम उसमें बचा पानी। ठीक है जी। 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन द 100 grams of the solution. Concentration described by mass percentage commonly used in the industrial chemical applications. For example, commercial bleaching powder contains 3.62 mass percent of sodium hypochlorite in water. जो commercial bleaching powder है वहां 3.62 weight by weight परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, जो बाद में लिखा हुआ है ये हमारे पास टोटल सॉल्यूशन है, और जो 100 का और 3.62 का डिफरेंस होएगा बच्चे, वो होएगा आपके पास बचा हुआ पानी। और सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl हुआ, और उसी का कॉम्पोजिशन हम ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 के फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो आपके दिमाग में अगर बात गई तो मैं इसको एक पेज ऐड करके और समझा देता हूं, 3-4-5 एग्जांपल लेकर। इफ यू हैव 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन और उसमें पड़ा हुआ है 5 ग्राम नमक, ठीक है जी, और ये सॉल्यूशन था आपके पास W बाय W, तो साफ बात हुई ये 5% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन है। अगर 10 ग्राम आपने C12H22O11 सुक्रोज डाल दिया तो 10% वेट बाय वेट क्या हो जाएगा? ये सुक्रोज सॉल्यूशन हुआ। सिमिलरली अगर यहां 2 ग्राम यूरिया आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन में रखा हुआ है, 98 ग्राम पानी है, तो आप बोलेंगे 2%, जिसमें न्यूमरेटर में 2 आएगा, डिनोमिनेटर में 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 2% सॉल्यूशन आपके पास यूरिया का आ जाएगा वेट बाय वेट। ठीक है जी। अब इसी चीज को हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से भी डिफाइन करेंगे, इसी चीज को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से भी डिफाइन करेंगे। बस कहानी वही है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कंपोजिशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक कंपोनेंट का वॉल्यूम जिसकी आप वॉल्यूम परसेंटेज बता रहे हो, जिसकी आप वॉल्यूम परसेंटेज बता रहे हो, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करना है? 100। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इससे क्या निकल आएगी आपके पास? वॉल्यूम परसेंटेज। क्या निकल आएगी? वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मैंने आपको कहा मेरे पास 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल इन द एक्वस सॉल्यूशन है, इन द एक्वस सॉल्यूशन है, तो आप कहेंगे सर आपके पास 10 मिलीलीटर कौन है? इथेनॉल। ठीक है जी। 90 ml आपके पास कौन है? वाटर। इन दोनों को जोड़कर आपके पास 100 ml क्या हो रहा है? सॉल्यूशन हो रहा है। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज वॉल्यूम परसेंट ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम परसेंट ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम परसेंट ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करेंगे आप? 100। ठीक होगी बात। नाउ एग्जांपल पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल 10% ethanol solution in water means that 10 ml of ethanol is dissolved in water such that
द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100 मिलीलीटर, तो 90 ml कौन हुआ? पानी हुआ। सोल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड, जब दोनों आपके पास लिक्विड लिक्विड हों, जब दोनों आपके पास लिक्विड लिक्विड हो, तो V बाई वी एक्सप्रेस करने का, V बाई वी एक्सप्रेशन का सबसे बढ़िया तरीका हुआ, V बाई वी एक्सप्रेशन का सबसे बढ़िया तरीका हुआ। अब हमारे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जिसको हम एंटीफ्रीज रिएजेंट और सॉल्यूशन कहते हैं। 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये एक एंटी फ्रीज रिएजेंट हुआ। अपनी कॉपी में कहीं मेंशन कर लेना, बड़ा काम आएगा। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीज, एक एंटी फ्रीज रिएजेंट है, ठीक है जी। इज यूज्ड इन कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। एट दिस कॉन्सेंट्रेशन द एंटीफ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट -17.6 डिग्री। देखो पहाड़ों पे जाए, इन दिनों वैसे भी ठंड हो रखी है, ठंड ना भी हो रखी हो तो ऐसे एरियाज में जहां जहां ठंड रहती है, तो जब आप अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे ना, तो होगा क्या, उसकी रेडिएटर में जो पानी होगा वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने से क्या होगा, रेडिएटर के अराउंड पानी घूमना बंद हुआ। तो इसका एक ऑल्टरनेट हमारे दिमाग में गया कि अगर इसमें हम 35 मिलीलीटर, 35% मतलब 35 मिलीलीटर इथाइलिन ग्लाइकोल 65 ml पानी में कुल मिलाकर 100 ml सॉल्यूशन बना लें, तो वो जो बना वो 35% वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक सॉल्यूशन बन गया। जो 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बना, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बना, उसने अपना जो नया फ्रीजिंग पॉइंट पकड़ा, उसने अपना जो नया फ्रीजिंग पॉइंट पकड़ा वो -17.6 है। वो आइस जो 0 डिग्री पे जमी हुई है उससे भी -17.6 डिग्री के नीचे जाकर वो फ्रीज होगा। तो रेडिएटर फिर आराम से काम करता रहेगा, फिर वहां फ्रीजिंग की प्रॉब्लम उस सॉल्यूशन की नहीं आएगी। डेटा अच्छा है, याद किया जा सकता है, ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। क्लियर? तो यहां से शुरू कर दे बोर्ड के एग्जाम से, जेई से पहुंचते हुए नीट तक आप चले जाएं, तो ये लाइन बहुत अच्छी है जो आपको हाईली बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। भाई जैसे वेट बाय वेट था, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हुआ, अब आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम की जगह, वॉल्यूम वॉल्यूम वेट वेट की जगह पर वेट बाय वॉल्यूम। इसमें क्या लिखेंगे आप, फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला आप लिखेंगे न्यूमरेटर में क्या होगा, मास, मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है जी, परसेंटेज दिखानी है, इनटू 100 कर दे, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम। अनदर यूनिट which is commonly used in medicine and pharmacy is the mass by volume percentage. It is the mass of solute dissolved in 100 ml of the solution, 100 ml of the solution. ठीक है जी, एक वेट बाय वेट हुआ जहां दोनों मास में लिए गए, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हुआ जहां दोनों वॉल्यूम में लिए गए, तीसरा वेट बाय वॉल्यूम हुआ जिसमें पहला वेट में लिया गया और दूसरा वॉल्यूम में मेंशन किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास बहुत अच्छी यूनिट है, दैट इज नोन एज द पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम जब भी कभी पीपीएम के बारे में लाइन मिले तो आप कह सकते हैं ये वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का बड़ा ही शानदार तरीका है। When a solute is present in the traces quantity, जब ये traces quantity में हो तो it is convenient to express concentration in parts per million। तो उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, चाहे वो 4 ग्राम है चाहे वो 10 ग्राम है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, चाहे वो 300 ग्राम है 200 ग्राम है, इनटू 10⁻⁶ करेंगे तो उससे आपके पास आ जाएगा, मान लीजिए
पीपीएम में, 10 पीपीएम मान लो लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे 10 ग्राम जो आपके पास कंपोनेंट है वो 10⁶ ग्राम्स ऑफ द टोटल सॉल्यूशन में अवेलेबल है। तो 10 पीपीएम जब भी कोई सॉल्यूशन में सोल्यूट ट्रेसेस में हो तो उसकी क्वांटिटी को अगर एक कन्वीनियंट वे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो मेथड आपके पास है पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे ही एनसीईआरटी लिख नहीं रही, लेकिन फिर भी आप पार्ट्स पर बिलियन पे जा सकते हैं। जहां आपने 6 लिखा था वह 10⁹ लिखें, तो ये पार्ट्स पर मिलियन की जगह पार्ट्स पर बिलियन पे चला जाएगा। क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, मान लो ये मिलीग्राम में तो ये भी मिलीग्राम में एक्सप्रेस, ये ग्राम्स में ये भी ग्राम में, ये किलोग्राम में तो ये भी किलोग्राम, ये मिलीलीटर में तो ये भी मिलीलीटर में। तो आपके पास इंटू 10⁶ करोगे तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। इसको समझने के लिए हमारे पास डेटा है, एज इन द केस ऑफ परसेंटेज concentration in parts per million can also be expressed as mass to mass, volume to volume and mass to volume। जैसा मैंने बताया आपको कि ऊपर अगर हमारे पास किलोग्राम लिखे तो नीचे किलोग्राम, ऊपर वॉल्यूम तो नीचे वॉल्यूम, ऊपर मास तो नीचे वॉल्यूम लिखकर भी आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसको? पीपीएम को, पार्ट्स पर मिलियन को। लीटर ऑफ सी वाटर, अगर आपके पास 1 लीटर सी वाटर है, अगर आपके पास 1 लीटर सी वाटर है जिसका वजन आपने किया तो 1030 ग्राम है, उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली कंटेन्स अबाउट 6 इंटू 10⁻³ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सच अ स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8 ग्राम्स पर 10⁻⁶ 5.8 ppm of sea water, the concentration of pollutant in water or atmosphere is often expressed in terms of microgram पर मिलीलीटर। देखो एक बड़ी बढ़िया बात आपके सामने निकल कर आई है। देखो माइक्रोग्राम मतलब 10⁻⁻6 ग्राम हो गया, मिलीलीटर इसमें 10⁻⁻³ मिलीलीटर तो 10⁻⁻, 1 मिलीलीटर में 10⁻⁻³ लीटर होंगे। जब आपके पास इसको एग्जैक्टली आप सोल्व करने की तरफ जाओगे, क्योंकि लीटर में तो आपके पास क्या रहेगा 100 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर, तो जब आप माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर को लिखते हो, माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, तो इनडायरेक्टली वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? इट इज पीपीएम। और मान लो नीचे वाली क्वांटिटी को आपने ऐसे रखा, इसको मिलीलीटर रहने दिया, तो ग्राम पर मिलीलीटर 10⁻⁻6 हुआ। क्या मतलब निकला? मेरे पास 10⁻⁻6 ग्राम 1 ml में हो तो मैं कह सकता हूं ये 1 ppm क्वांटिटी है। 1 ppm क्वांटिटी कैसे हुई? आओ जी सोल्व कर लेते हैं। मान लो आपने कहा मेरे पास 10⁻⁻6 ग्राम ऑफ सोल्यूट है, मैंने कहा ठीक हो गया। किसमें? 1 मिलीलीटर में। जैसे इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे ये 1 बन जाएगा। ठीक है जी, तो आप कह सकते हो ये 1 ppm है, 1 ppm है। तो माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर और पीपीएम बोथ आर द सेम टर्म्स। माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर और पीपीएम बोथ आर द सेम टर्म्स। अंडरलाइन करके लिख लेना भाई इस बात को। नेक्स्ट टारगेट आपका बढ़ता है इस चैप्टर का बैकबोन, जिसको आप बोलते हो मोल फ्रैक्शन। इस चैप्टर का बैकबोन जिसको आप बोलते हो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर। मोल फ्रैक्शन इज द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर। मोल फ्रैक्शन, थोड़ा सा इस टर्म को अपने भेजे में उतारना। मोल फ्रैक्शन का मतलब हुआ मोल के फ्रैक्शंस, मोल के हिस्से, मोल के टुकड़े। अगर आपके पास कहीं एक सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज्यादा किसी भी सबस्टांस के मोल है तो इंडिविजुअल मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, उसको आप बोल देंगे मोल का फ्रैक्शन। मान लीजिए आपके पास किसी मिक्सचर में O2 है, वो 1 मोल है, जो नाइट्रोजन है उसके 2 मोल है, टोटल आपके पास इनको मिलाकर 3 मोल है। तो अगर आप ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो 1/3 इंडिविजुअल बाय टोटल। अगर नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं 2/3 इंडिविजुअल बाय टोटल। इस चैप्टर का बैकबोन है कौन? मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। इसी को आप लोगों ने क्या कह दिया जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट।
मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर द मोल फ्रैक्शन इज x। लेकिन ये जो x टर्म आप यूज कर रहे हो, ये जो x टर्म आप यूज कर रहे हो, ये आपको लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करने का तरीका है। एनसीईआरटी लिखे ना लिखे मुझे बताना पड़ेगा आपको, लिक्विड स्टेट के मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करने का तरीका आपके पास x है। अगर यही हमारे पास गैसियस स्टेट के मोल फ्रैक्शन निकला है तो उसको इंडिकेट करने का तरीका हमारे पास है y। तो इंडिकेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सोल्यूट और सोलवेंट इन लिक्विड स्टेट दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ x। सबस्क्रिप्ट यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड, x डिनोट्स द कंपोनेंट। ठीक होगी बात। इट इज डिफाइंड एज, तो इसको आगे हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे आपने राइट हैंड साइड में एक्स ए लिख दिया तो ए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन, यहां इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल हो गया। फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल, इंडिविजुअल समीशन ऑफ ऑल। तो ये मोल फ्रैक्शन को लिखने का आपका तरीका हुआ। जैसे कि मैंने ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया था, वैसे इसको भी अपने दिमाग में आप सेट कर सकते हैं, इसको भी अपने दिमाग में आप सेट कर सकते हैं। इट कैन बी शोन दैट इन द गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज यूनिटी। ठीक है जी, तो इस बात को थोड़ा सा और समझिए। एक और एग्जांपल ले लेता हूं जी मैं। मान लीजिए मेरे पास जो इथेनॉल है और पानी है, इसके 5 मोल है, इसके 10 मोल है। ठीक हुई बात। तो टोटल मोल 15 मोल हो गए। मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालना है, मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालना है, मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है। इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल। ये 1/3.33 हो गया, ये 2/3.67 हो गया। कहना क्या चाहते हो कि अगर मेरे पास इन दोनों का सम करूं, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस एक्स इथेनॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फॉर्मूलों का कलेक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री का टारगेट, इन दोनों का सम क्या आएगा 1। तो मोल फ्रैक्शंस का सम कहीं AR बन गया, मान लो कहीं असर्शन रीजन बन गया, कहीं ट्रू फॉल्स बन गया। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज 1। तो आप बोलेंगे इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि सारे के सारे मोल्स के फ्रैक्शंस का सम 1 होएगा। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर। मैंने बोला था जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे तो वहां बड़ा यूजफुल होगा with the concentration of solution and quite useful in describing the calculation involving gas mixtures. कुल मिलाकर मोल फ्रैक्शन is a very very important term for this solution chapter as well as colligative properties. Sum of mole fraction of all component for a given solution is always 1, जैसा मैंने आपको प्रूव करके बताया। अब इसने कहा जी कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन। 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो यहां मैं मास लिख लूं ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका कि मोलिकुलर वेट 62 है, 20 दिया हुआ है। सर आप मोल बताएं इसके, 20 डिवाइडेड बाय 62। सर पानी कितना है बचा हुआ, पानी कितना बचा हुआ 80, मोलिकुलर वेट क्या है 18। तो इससे मोल क्या बन जाएंगे 80 डिवाइडेड बाय 18। तो ये इसके मोल हो गए, मोल ये इसके मोल हो गए, मोल इसके अप्रोक्सीमेट 1/3 आ गए। इसके मोल 18 5 जा 90, 4.5 आ गए। इससे अब आप क्या करोगे, मुझे मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो पहले टोटल निकालूंगा इनका। मान लीजिए 4.83 आ गया। तो इंडिविजुअल मुझे इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में बात करनी है, तो 0.33 डिवाइडेड बाय 4.83। दूसरा मुझे पानी की बात करनी है, 4.5 डिवाइडेड बाय 4.83
0.83। ठीक होगी बात। तो सबसे पहले मास पता करें, फिर मोलिकुलर मास पता करें, फिर मोल पता करें, फिर दूसरे कंपोनेंट के साथ भी सेम हरकत करें, टोटल मोल निकाल लें, इंडिविजुअल मोल्स में टोटल मोल्स का डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए भाई, ये मैंने निकाला था 0.33 के आसपास, ये 4.45 निकाला था मैंने। सम अप्रोक्सीमेट जो मैंने आपको बताया था वही आ रहा है। इससे हमारे पास दोनों के मोल फ्रैक्शन निकल आएंगे। एक निकाल लो, दूसरी कैलकुलेशन मत किया करो, क्यों ना करें। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑलवेज 1। मोल का सम नहीं बच्चे, मोल फ्रैक्शंस का सम। ठीक है जी। उसके बाद फिर मोलैरिटी का डिस्कशन है, फिर नॉर्मेलिटी का डिस्कशन होगा। ये सारे डिस्कशन हम आपसे करने वाले हैं। ठीक है जी।